आज की कहानी है राजनारायण बोहरे जी द्वारा लिखी गई कहानी पिता। वर्मा दंपत्ति का सदा उजाड़ और फीका सा रहने वाला मकान इस वक्त हमारे कस्बे के सबसे चतुर ठेकेदार की देखरेख में अपना श्रृंगार कर रहा था। आज बड़े भोर 4 मजदूर अचानक प्रकट हुए थे और मकान में उगे झाड़ झंखाड़ उखाड़ने में जुट गए थे। 10 बजते बजते एक नई नकोर बाइक वर्मा जी के दरवाजे पर आ ठिठकी। हम सब खिड़कियों से झांकने लगे। इस तन्हा और वीरान मकान के सामने रुकने की जुर्रत और ज़रूरत भला किसको हुई। मकान को टटोलती निगाहों से ताकता एक नौजवान को वर्मा जी ने आगे बढ़कर रिसीव किया था और अब अपने साथ भीतर ले जा रहे थे। बाद में निगम साहब ने बताया, यही है हमारे कस्बे का नया और चतुर ठेकेदार वरदान कपूर। वरदान कपूर घूम घूम कर वर्मा साहब का मकान देखने लगा। मोहल्ले की औरतों में उत्सुकता बढ़ी। कई घरों के फ़ोन बजे। बाहर कई महिलाएं इकट्ठी हुई तो उनकी खुसुर फुसुर आरंभ हुई। घर लौटकर सत्या बोली, सुना है इनके अमेरिका वाले बेटे आ रहे हैं। वे तो हर 2 साल में आते हैं, उधर दिल्ली और भोपाल में रह के लौट जाते हैं, लेकिन इधर झांकते ही कहाँ हैं। सुना है इस दफ़ा घर पर ही रुकेंगे, कई दिन के लिए आ रहे हैं, सो यहीं कस्बे में रहेंगे। घरेलू औरतों का सूचना तंत्र बड़ा सशक्त और ऐसा अदृश्य है कि वे चाहे घर से भी ना निकलें, लेकिन दुनिया जहान की सारी बातें घर बैठे उन्हें पता चल जाती है। सांझ तक इस गृहिणी संचार सेवा की बदौलत कई बातें पता चलीं। अमेरिका में रहने वाले दोनों बेटे 15 दिन के लिए इस बार अपनी जन्मभूमि में रहने का विचार बना के आ रहे हैं। खर्च के लिए एडवांस पैसा भेज दिया है डॉलरों में। बड़े बेटे ने कहा है कि पूरा घर एयर कंडीशन करवा लो, जितनी जल्दी हो 2-4 नए कमरे बनवा लो। निगम बहन जी ने बताया था कि $1 के बदले पूरे 49 रुपया आते हैं। अमेरिका से अगर $5,000 भी भेजे गए होंगे तो इंडिया आकर पूरे 2,45,000 रुपये हो गए होंगे। सूचनाएं तो और भी थीं, मसलन इतनी जल्दी नए कमरे बनाने की मना कर दी है ठेकेदार ने। रुई की जगह डनलप के गद्दे खरीदे गए हैं हर बिस्तर पर। घर में विदेशी पद्धति के बाथटब और लैट्रिन पॉट लग रहे हैं। पाखाने में पानी की टोंटी की जगह कागज़ के रोल लगवा रहे हैं वर्मा जी। कॉलोनी में हम सब लोग मध्यम वर्गीय वित्तीय स्थिति वाले थे। सबके हौसले थे कि अपनी तो जैसे तैसे गुजरी, आगे की पीढ़ी की पढ़ लिख कर जिंदगानी सुधर जाए। इस कारण दर्जन भर लड़के कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे थे और माँ बाप की आंखों में पलते सुनहरे सपने सच होने के इंतजार में थे। रजनीश का आगमन हम सब के मन को हर्षाया। हम सब ने सुन रखा था कि अमेरिकी सरकार और वहाँ का फोर्ड फाउंडेशन भारतवर्ष के प्रतिभाशाली किशोरों को छात्रवृत्ति देकर अपने देश में तालीम दिलाता है और बाद में नौकरी भी। हमने सोचा चलो रजनीश जी से इस बारे में कुछ और जानकारी ली जाए, शायद उनका कहीं कोई परिचय हो तो अपने बेटे बेटियों में से किसी के भाग जाग जाएं और भविष्य में उनकी बदौलत हम भी उस सुख को भोगें जो सुख बर्मा दादी और बर्मा बब्बा भोग रहे हैं आज। बर्मा बब्बा का सुख, यह सुख याद आते ही बहुत कुछ याद आया। हम तब नए नए इस कॉलोनी में आए थे तो सबसे दीनहीन आदमी लगे थे वर्मा जी। एकल मिजाजी सावास था उनका, न कोई आता न जाता, वे भी किसी के यहाँ न जाते। मोहल्ले के ब्याह शादी 30 त्यौहार बीत जाते, लेकिन वर्मा लोगों का घर भला और वे दोनों भले, न ऊधो का लेना न माधो का देना। लेकिन मुझे बड़े भले लगे वे, मेरे अपने पिता और चाचा की तरह संतोषी, शांत और दिखावे से बहुत दूर। मैं जब भी उनसे मिलता पिता की ही तरह उनके पांव छूता। बाद में किसी से पता लगा कि जैसे दिखते हैं वैसे गरीब और निराश्रित नहीं हैं वे दोनों। 3 संतानें हैं, तीनों विदेश में हैं। सुना है कि हर महीने दोनों बेटे इतना पैसा भेजते हैं कि राम के राज करें बुढ़ऊ, लेकिन तपस्वियों की तरह जीवन शैली है उनकी।
मन में तमाम प्रश्न थे। ऐसे आदमी के घर उस जमाने में ऐसे दूरदर्शी बेटे कैसे जन्म गए, जो न केवल प्रतिभाशाली थे बल्कि अपने करियर के प्रति भी इतने जागरूक थे कि प्रोफेशनल कोर्स पूरा करते ही विदेश का रास्ता पकड़ लिए। किसने सिखाया होगा उन्हें विदेश का रास्ता और सही अवसर पहचान कर अपना ठांव छोड़ हवा में छलांग लगा देना। हवा, हाँ, हवा में ही तो छलांग लगाना होता था यह, जहाँ कल का पता न हो, जहाँ रिश्तेदार गोतिया तो दूर रहे, हितू पड़ोसी जाति बिरादरी का भी कोई आदमी न हो। पूरी जिंदगानी का खतरा उठाए पीठ पर बिस्तर बांध कर यूरोप भर में बदनाम अमेरिका के लिए कैसे अपना घर छोड़ गए थे वे दोनों भाई। कोई कहता था कि माँ बाप की दिन रात की सख्ती से उकताए बच्चों को देश छोड़ जाना अच्छा लगा, तो किसी का कहना था कि बच्चों ने जब अपने माँ बाप को तपस्वियों की तरह हर स्वाद, हर सुख, हर मनोरंजन और हर लालसा को दवा इतना समर्पित देखा तो उन्हें खुद ही ऊंचा उठने की प्रेरणा मिली और वे उस देश, उस नौकरी और उस स्टेटस पर जा बैठे जहां पहुंचने की हर बेटा ख्वाहिश करे और हर माँ बाप प्रार्थना कर। हमारे सामने ही एक बार बूढ़े बुढ़िया के लिए बेटों ने वीज़ा भिजवा दिया। अब समस्या यह थी कि ऐसे पुराने ज़माने के आदमी अपना मकान किसके भरोसे छोड़ें। हम सबसे बहुत सोच विचार हुआ, तब एक नौकर को घर की चाबी देकर वे लोग परदेश जाने को तैयार हुए। हम सब उनके विदेश जाने के पूर्व उन्हें विदा देने घर गए तो उन्होंने खड़े खड़े ही बात की। जब हमने उनके त्याग और तपस्या की सराहना की, उन्होंने हम सबको कम शब्दों में अपनी संघर्ष गाथा सुना डाली। जिस दिन से वर्मा जी के बच्चों ने 5वीं कक्षा पास की, उसी दिन से वर्मा जी के घर से मनोरंजन के सारे साधन हटा दिए गए थे। घर में न कोई अखबार आता था, न बात वाला कोई आदमी। कभी किसी मेले ठेले में, मंदिर और पूजा पाठ नहीं गए थे वे उन बरसों में। बच्चों के साथ दोनों जन सुबह 4 बजे उठ जाते और बैठे बैठे अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखते, मानो उन्हें भी कोई इम्तिहान देना हो। बच्चों के भविष्य के लिए हर रिश्ता नाता, हर शौक़ और सारी पूजा अर्चना तक बलिदान कर दी उन्होंने, और कभी इस बात की चिंता नहीं की कि इस तरह वे धीरे धीरे सबसे कटते जा रहे हैं। और बोले वर्मा जी, अब चाहे लोग हमें कंजूस कहें, चाहे एकाकी रहते, कुछ और। उस दिन इतना जाना कि उनके बड़े बेटे का नाम डॉक्टर रजनीश है, जो कि न्यू जर्सी में किसी अस्पताल में चिकित्सक और बीबी गायनकोलॉजिस्ट है। छोटा बेटा मनीष कनाडा में साइकेट्रिक है और उसकी पत्नी एक कॉलेज में प्रोफेसर है। अब दोनों बेटों के पास 6-6 महीने रुकेंगे और जम गया तो हमेशा के लिए वहीं रम जाएंगे, क्योंकि अमेरिका तो स्वर्ग है, धूल धक्कड़ है, न कोई वायरस न बैक्टीरिया। दुनिया की हर बुरी और दुखदाई चीज़ नदारद है वहाँ से। रह गया यह मकान, सो वे जिस दाम में बिका इसे तत्काल बेच देंगे। लौटते में हम सब मन ही मन वर्मा साहब के मकान की कीमत का अनुमान लगा रहे थे कि कदाचित उन्होंने यह मकान बेचा और हमको मौका मिला तो हम कितने में खरीद सकते हैं। 3 महीनों में ही बूढ़े बुढ़िया घर लौट आए तो हम सब चकित थे। हम सब मिलने गए तो वर्मा बब्बा हमेशा की तरह बाहर ही उठ आए और बाहर खड़े खड़े ही अमेरिका के अनुभव सुनाना शुरू कर दिया कि कैसे वहाँ $1 में 5 लीटर फ्रूट जूस मिलता है, कि वहाँ कैसे सूखे मेवों की डलियाँ माटी के मोल कॉलोनी के हर नुक्कड़ पर बिकती है। भारत से नया और अलग बताने के जोश में वे यह भी बताते चले गए कि कैसे उनके बेटे बहू सुबह से लेकर देर रात तक व्यस्त रहते हैं और वीकेंड के अलावा उनसे मिलना बतियाना हो ही नहीं पाता था, कि कैसे उन्हें कुछ दिन बाद ही अपने देश की याद आने लगी और कैसे बेटों ने सहज भाव से उनके लौटने की व्यवस्था कर दी थी। अलबत्ता तब से वर्मा जी मशवरा देते थे कि बच्चों की खातिर काहे को अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हो। उम्र बीत जाएगी तो दुनिया का हर सुख तुम्हारा मुंह चिढ़ाएगा, और तुम जिनके लिए ये सब कुछ कर रहे हो वे पंछी जिस दिन उड़ना सीखेंगे, हर समझदार परिंदे की तरह अपना घोंसला अलग बना लेंगे। दुनिया का यही चलन है। जवानी में तो कम खाकर, कम सोकर और मोटा सोटा पहनकर भोग ही रहे हो, तुम बुढ़ापे में तकलीफ भोगोगे। और ऐसे में हम जैसे लोग द्वंद्व में पड़ जाया करते हैं कि बच्चों की खातिर अपना वर्तमान स्थगित कर देना सही है
या सहज तरीके से बच्चों का पालन पोषण। लेकिन जब हमने वर्मा जी के दोनों बेटों के ऐसे ठाठ देखे तो हम फिर उस आकर्षण में बंध गए जिसमें हमारे ज़माने का हर बाप बंधा हुआ है। अकूत सामान से भरी 3 नई नकोर कारें वर्मा साहब के द्वार पर आकर रुकी तो मोहल्ले भर के लोग दरवाज़ों खिड़कियों पर लद गए। जेवरों से लदी प्रौढ़ वय की 3 खाई अघाई औरतें कारों से निकली। उनके पीछे 3 जेंटलमैन उतरे और अजनबियत भरी निगाहों से चारों ओर ताकने लगे। किशोरावस्था के 5-6 बच्चे कुछ अजीब सा शोरगुल करते वर्मा जी के अहाते का दरवाज़ा खोलकर घर में जा घुसे थे और मोहल्ले के लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि वर्मा दादी इस शोरगुल से उत्तेजित होकर अभी नाराज होती बाहर निकलेंगी। लेकिन सबके अनुमानों को ध्वस्त करते वर्मा जी क्षण भर बाद ही आत्मीयता दर्शाते आते दिखे जिनके पीछे वर्मा दादी थीं। खिड़कियों से झांकती महिलाओं के परस्पर इशारे हुए, प्रश्न उछले, आंखें सिकुड़ी, फिर एक एक करके वे सब अपने द्वार खोलकर बाहर निकलने लगीं। पुरुष लोग भी उदासीन से बने बाहर आए तो बातों का दौड़ चल पड़ा। किसी ने बताया कि इन महिलाओं में सिर पर पल्लू लेने वाली 2 औरतें बहुएं हैं और तीसरी वर्मा जी की बेटी हैं। तीनों स्टेट्स में रहती हैं। इन सब के लिए वर्मा हाउस तैयार हो रहा था। कल सुबह दिल्ली आकर उतरे होंगे और नई कारें किराए पर लेकर कल सांझ ही चले होंगे। यकायक जाने क्या हुआ कि तीनों महिलाएं वर्मा जी के घर में से बड़बड़ाते हुए बाहर आए थे और सबके पीछे घबराए से वर्मा जी थे। वे हताश से कुछ कहते रह गए और तीनों कारें उनके मुंह पर धूल उड़ाती हुई चली गईं। सच्चाई को समझने में असमर्थ मोहल्ले की औरतों को गुन्नों का इंतजार था जो भीतर से सच्ची खबर लेकर आती और उन सब की उत्कंठा मिटती। गुन्नों ने सुनाया कि दोनों बेटे और बेटी अपने जीवन साथियों के साथ रहने को ही आए थे, लेकिन उन सब ने वर्मा जी की कंजूसी देखी तो उन सब का पारा चढ़ गया। दरअसल इस छोटे से मकान में कुल मिलाकर 5 कमरे थे, जिनमें से भीतर वाले कमरे में तो वर्मा जी किसी को घुसने ही नहीं देते। बाकी कमरों में से एक बैठक है और 3 कमरे इतने बड़े नहीं थे कि इतने बच्चों समेत तीनों फैमिलियां ठहरती। लेकिन वर्मा जी ने कोई कमरे नहीं बनवाए, न कहीं एसी लगवाए। सो परदेसी पंछी जैसे आए थे वैसे ही बाप का घर छोड़कर इसी कस्बे में रहने वाले दीगर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। गुन्नो अपनी खबरें सुनाकर निकली ही थी कि वर्मा जी की संतानें फिर से उनके दरवाजे पर खड़ी दिखीं। हम सब चौंके। निगम वैन जी के पति आत्मीयता दर्शाते उनकी ओर बढ़े। आओ रजनीश भैया, हमारे यहाँ बैठ लें, कुछ चाय वाय हो जाए। रजनीश जी ने उनकी दावत को घुमा फिरा के नकारा। निगम साहब, आपके यहाँ तो कल सुबह चाय पियेंगे, अभी तो हम वो पीछे वाले गुप्ता लोगों के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर लें। गुप्ता जी का गेस्ट हाउस? हाँ, हम पिता के घर के पास ही रहना चाहते हैं। गुप्ता लोग अपना एसी वाला पोर्शन गेस्ट हाउस के तौर पर किराए पर उठाते हैं ना, हमने 8-10 दिन के लिए वही किराए पर ले लिया। अब घर में एकोमोडेशन भी अच्छा ना था कि बच्चे रह पाते। सुविधा के लिहाज से ठीक लगा हमें। निगम बहन जी ने अपने पति के साथ हुए रजनीश भैया के संवाद में कुछ चीज़ें और जोड़कर कॉलोनी वाली सखियों को बताईं। रजनीश भाई साहब कह रहे थे कि इतनी दूर से हम लोग आए ही इसलिए हैं कि यहाँ एक कारज संपन्न करें, जिसमें अपने लंगोटिया यारों, कॉलोनी के पड़ोसियों से लेकर अमेरिका के उन साथियों को भी बुला सकें जो इन दिनों इंडिया आए हैं। कारज शब्द ने चौंकाया सबको। कारज माने क्या? ब्याह सगाई लायक तो उनके कोई बच्चे दिखते नहीं हैं। फिर कारज माने क्या करेंगे वे? ऐसा तो नहीं कि तीरथ विरथ हो आए हों और गंग भोज या भंडारा कर रहे हों, या फिर श्रीमद् भागवत। लेकिन अमेरिका वासियों को तीर्थ यात्रा और भागवत सप्ताह में भला कहाँ से आस्था होगी? जरूर कोई बड़ा कारज कर रहे होंगे। टेंट वाले के साथ हुए 21,000 रुपये के पंडाल लगाने के करार और ग्वालियर से बुलाए गए कैटरिंग वाले से 150 रुपये प्लेट के हिसाब से बना 1000 प्लेट वीआईपी भोजन देने के समझौते के अलावा कारज शब्द का सही अर्थ कॉलोनी भर में किसी को कोई पता न चल सका। चौथे दिन सूर्य उगा तो वर्मा जी के घर के पास आम रास्ता बंद कर बड़ी शान से मैदान रंग बिरंगे पंडाल से घिर चुका था। शुभागमन और वर्मा परिवार आपका स्वागत करता है
के बैनर वाले महाराजा गेट लगाए जा चुके थे। 7 बजते बजते माइक चालू हो गया और उसमें बाकायदा लोकगीत गूंजना शुरू हो गए थे। पता नहीं कौन स्त्रियां कहाँ से आई थी जो ठेठ देहाती अंदाज में गा रही थी। आज दिन सोने को महाराज कस्बे के मीडिया के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी। 7 समंदर पार से आया यहाँ के एक नामालूम से रिटायर्ड प्रोफेसर का बेटा अपने पुत्र का शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञोपवीत कर रहा था और कहता था कि हमारी परंपराओं के मुताबिक यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार ब्याह से कुछ कम नहीं होता। आम के हरे पत्तों से आच्छादित किए गए मंडप के नीचे बकायदा 3-3 हवन किए जाते हैं। बालक का मुंडन होता है। अपने अभिभावकों से मुंह तोड़कर वटुक वेश में अपने उन्हीं अभिभावकों से भिक्षाटन करता है। वहाँ विदेशों में भी हाई स्कूल कर लेने वाले लड़के के अचीवमेंट भी कुछ इसी तरह सेलिब्रेट किया जाता है। सांझ का समय था, पूजा और हवन संपन्न हुए और दावत की तैयारी थी। कस्बे के तमाम संवाददाता और पत्रकार इकट्ठा हो चुके थे। इस दावत में जिले के कलेक्टर और एसपी से लेकर थाने के छोटे दरोगा तक को आमंत्रित किया गया था। कस्बे के धन्ना सेठ से लेकर पंचर जोड़ने वाले घनश्याम तक को न्योता गया था। इसी क्षण गेट पर कलेक्टर की कार की लाल बत्ती चमकती दिखी तो कुछ लोग उधर ही लपके। हम सब की नज़रें उधर ही थीं। इन दिनों कलेक्टर की सीट पर एक युवा महिला विराजमान थी जिसका तेज देखते ही बनता था। 40 की उम्र, गोरी सुचिक्कन देह, मेकअप से पुता मुहासेदार लंबोतरा चेहरा, बदन पर कीमती बनारसी साड़ी, गजब की फुर्ती। वे तेजी से नीचे उतरी, बीच पंडाल में आकर खड़ी हुई और चारों ओर का जायजा लेने लगी। किसी ने आवाज़ लगाई, अरे रजनीश जी इधर आइए, आपका परिचय कलेक्टर मैडम से कराएं। रजनीश जी आगे बढ़े। हैं आइए मैडम, सॉरी मैं आपको देख नहीं सका, आपका ही इंतज़ार हो रहा था यहाँ, वेलकम माय होम। वे भी मुस्कुराई। अरे सॉरी, एक वीवीआईपी के साथ खाना लेना पड़ा। वैसे आप जैसे एनआरआई के लिए हमारा क्या महत्व। फिर वे बोली, उस बच्चे से तो मिलवाइए जिसका यज्ञोपवीत जनेऊ हो रहा है। दैट्स अ गुड एंड कल्चर्ड बॉय, ही इज़ आवर प्राउड गेनर। रजनीश जी ने आवाज़ लगाई। अरे जनार्दन बेटे इधर आओ। यज्ञोपवीत संस्कार के चलते अपना सिर घुटा लेने वाला जनार्दन अपने घुटनों तक लंबे कुर्ते और लड़कियों जैसे दुपट्टे में इतराता घूम रहा था। पापा की पुकार सुनकर वह वहीं से अमेरिकी लहजे में चिल्लाया, व्हाट्स हैपेंड डैड, हु वांट टू मीट विद मी। इस वाक्य ने रजनीश जी के चेहरे पर जनार्दन के गर्व के भाव उभार दिए। उनके इशारे पर जनार्दन ने झुककर मैडम के पांव छुए तो वे गदगद हो गईं। रहने दो बेटे। फिर देर तक कलेक्टर और रजनीश जी कनबतिया करते रहे। बाद में निगम साहब से पता लगा कि कलेक्टर मैडम अपने छोटे भाई को पढ़ने के वास्ते अमेरिका भेजना चाहती हैं, जिसके लिए रजनीश जी ने उन्हें कुछ वायदा किया है। कलेक्टर मैडम ने वह घर देखने की इच्छा व्यक्त की जिसमें रजनीश जी का बचपन बीता और जहां अब उनके बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं। बड़े उत्साह से अपने साथ रजनीश जी उन्हें घर के भीतर ले चले तो बीच में खड़े मेहमान उन्हें रास्ता देने के लिए इधर उधर खिसकने लगे। पत्रकारों का हुजूम उनके पीछे पीछे था। मैम, ये है मेरा स्टडी रूम। वाह, इतना छोटा। हाँ मैम। उस वक्त टेबल लैंप भी नहीं था मेरे पास, बस एक बल्ब जलता था छत के बीच में और उसकी रोशनी में ही हम दोनों भाई पढ़ते थे। मैडम, ये है हमारा सोने का कमरा। आइए मैडम, मैं आपको अपना बचपन का सबसे प्यारा रूम दिखाऊं। पढ़ाई से थक कर मैं यहीं छुप कर बैठ जाता था, कहते रजनीश भीतर वाले कमरे में घुसे। बचपन की आदत थी उन्हें, सो अंधेरे में ही ढूंढकर स्विच दबाया और कमरे में भक से उजाला छा गया। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा, लेकिन सब चौंके। कमरा क्या था, जाने कहाँ कहाँ का कबाड़ इकट्ठा था वहाँ। धूल की मोटी परत के नीचे फटे पुराने कपड़े, जूते, टेढ़े पिचके पीतल और तांबे के बर्तन, पुराने अनुपयोगी हो चुके मिट्टी के बर्तन, टूटा बेकार फर्नीचर, जाने कब बनाए गए गौरैये के घोंसले और उसमें से गिरे तिनके वगैरह। कलेक्टर मैडम सकचा के पीछे हट गई। शर्मिंदा से होते लाइट बुझाते रजनीश जी उनके पीछे ही बाहर की तरफ चले आए। बहुत निहोरे करने पर भी मैडम ने कुछ नहीं खाया, बल्कि वे तुरंत ही चल दी। उनकी कार का दरवाज़ा पूरे अदब से बंद करके लौटते रजनीश जी की आंखों में आंसू झलक उठे थे।
वे वर्मा जी के अहाते की तरफ चले गए और हम अपने घर चले आए। रात को देर तक नींद नहीं आई, जैसे तैसे झपका लगा शायद। देखा मैं निगम साहब और दुबे जी की तिकड़ी आहिस्ता से वर्मा जी के अहाते में घुसी ही थी कि बंद खिड़की दरवाज़ों से गूंजते रजनीश के स्वर ने हमारे पांव जकड़ लिए। आप लोग गंदे बनकर ही रहना जानते हो। आपके तो स्वभाव में कंजूसी है, और उस भीतर वाले कमरे में इतनी गंदगी काहे को इकट्ठा कर रखी है आपने? बेटा, हमारी पुरानी चीज़ें। वर्मा जी रिरियाए। अरे घूरों पर फेंको अपनी पुरानी चीज़ें। आप लोगों ने कलेक्टर और सारे मीडिया के सामने नाक कटा दी। मैंने जब फ़ोन पर सब क्लियर कर दिया था कि यह सब ठीक करा लेना, तो क्यों कुछ नहीं करवाया? मैं पूछता हूँ कि कहाँ गया रुपया और डॉलर? पूरा रुपया और डॉलर बचा के रखा है बेटा। भीतर के कमरे से वर्मा जी की पत्नी की लाड़ में भरी आवाज़ आई। हम तो इसलिए ऐसे रहे कि घर में रुपया रुक सके। तुम्हें पता है कि धरती और लक्ष्मी सदा कम सफाई में ही रहती है। भगवान विष्णु ने भी हिरण्याक्ष की विष्टा की कैद में बंद वसुंधरा को बचाने के लिए वराह तक का रूप लिया था। कहते हुए सहसा उन्होंने कबाड़ के बीच में गड़ा किसी धातु का एक पुराना सा पात्र निकालकर अपने हाथ में ले लिया। उसमें से गिर रहे थे रुपया, डॉलर और निखालिस सोने की पुरानी मोहरें। पात्र में से आती हुई अजीब सी बदबू के भवके ने रजनीश को पीछे हटने को मजबूर कर दिया, और घबरा के मेरी नींद खुल गई। बुरा सपना था। पसीना होते होते मैंने महसूस किया कि वर्मा बब्बा मेरे अवचेतन पर हावी हो गए थे। बड़े जतन के बाद दोबारा नींद आई। मैं, निगम साहब और दुबे जी रजनीश भाई के पास बैठे थे, और वे बड़े दुखी होके कह रहे थे, आप लोग जानते हो कि हम दोनों भाई हर महीने बहुत सा पैसा भेजते हैं, लेकिन पिताजी छदाम भी खर्च नहीं करते। सोने की मोहरें खरीद लेते हैं या बैंक में पटक देते हैं। मेरी हिम्मत नहीं कि उनसे कुछ कहूँ। उन्होंने अपना सारा जीवन और सारे सुख हम लोगों के लिए नष्ट कर दिए हैं। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है कि हम लोगों की यह प्रोग्रेस किस काम की, किस काम का है हमारा सुख, जब हमारे माँ बाप ही हमारे पैसे से कोई सुख ही नहीं उठा पा रहे हैं। मैं कुछ बोलना ही चाह रहा था कि मेरी नींद खुल गई। एक और दुख स्वप्न में दब गया था। मैं बिस्तर से उठकर सीधा बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी। वर्मा बब्बा का घर यहाँ से साफ दिख रहा था। ऊपर छत पर रजनीश और घर के सब लोग खड़े थे, जो जाने किस बात पर ठहाका लगा रहे थे, जिसे सुन के मुझे चैन आया, और प्रसन्न मन से मैं घर के अंदर की तरफ चला आया। मैं समझ गया था कि मैं नाहक चिंता करता हूँ। इस घर से दुख और अशांति सदा दूर रहेगी। आमीन। तो ये आप सुन रहे थे राजनारायण बोहरे जी की कहानी पिता। ऐसी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।